तो बेटा जी ये टारगेट हमें अचीव करना है और ये तभी होगा जब हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। बेटा ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे पेपर में लिख करके नहीं आना है कि दोनों पगले होते हैं, ऐसे लिख करके नहीं आना है। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड। अब ये ट्रिक है, यहाँ से देखो हम रिएक्टिविटी सीरीज निकाल लेंगे। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से मुक्का मार के भगा देता है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली ये टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि क्लास 10th केमिस्ट्री के सिलेबस में आपने पढ़नी होती हैं कुछ 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और अब तक हम 2 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस करते हुए समझ लिया था। तो अब इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अनदर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। यानी कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को और फिर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। ऑलराइट, तो यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। आई होप टारगेट सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी ये टारगेट हमें अचीव करना है और ये तभी होगा जब हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कर ले स्टार्ट, आ जाओ फिर। अच्छा, अब इसके पहले कि मैं आप सभी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक सवाल मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूं। ध्यान से सुनना सवाल। सवाल ये है कि ज़रा मुझे बेटा ये बताओ कि हमारे पास कितने मेटल्स हैं। हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबको पता है ये बात, है ना। उन सारे एलिमेंट्स में से हमारे पास कुछ मेटल्स भी हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि मुझे बताओ कि हमारे पास कितने मेटल्स हैं। तो आप बोलोगे कि मैम नंबर तो नहीं पता, पर इतना पता है कि बहुत सारे मेटल्स हैं। ऑल राइट, तो अभी हम नंबर पर नहीं जाएंगे, अभी हम ये मान लेते हैं, मानना भी क्या है, बात तो सच्ची है कि हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो अब अगला सवाल मेरा ये है कि हमारे पास जो इतने सारे मेटल्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इनकी रिएक्टिविटीज़ बिल्कुल एक जैसी होती हैं? मतलब क्या सारे मेटल्स इक्वली रिएक्टिव होते हैं? तुम लोग क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे तुम्हें और समझ में आ जाएगा सवाल। मान लो कि मेरे पास 4 मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड गोल्ड, ठीक है। ये 4 मेटल्स हैं मेरे पास, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड गोल्ड। और इन चारों ही मेटल्स की अब मैं रिएक्शन करवा रही हूँ पानी के साथ, वाटर के साथ। तो अब ज़रा मुझे ये बताओ कि क्या लगता है तुम्हें कि क्या ये चारों के चारों मेटल्स पानी के साथ एक जैसे रिएक्ट करेंगे? मतलब कि जैसे सोडियम रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, वैसे ही पोटेशियम भी करेगा, वैसे ही कैल्शियम भी करेगा, वैसे ही गोल्ड भी करेगा, या कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा? क्या लगता है? मैं बताती हूँ तुम्हें, जो भी लग रहा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन इतनी विगरस होती है, इतनी विगरस होती है बेटा, ये आग ही पकड़ लेते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही ना एकदम मुझे पगले टाइप के मेटल्स लगते हैं। मतलब जहाँ देखो आग पकड़ लेते हैं। खुली हवा में रखोगे तो आग पकड़ लेंगे, पानी में डालोगे तो पानी के साथ में रिएक्ट करके जो है आग पकड़ लेंगे। मतलब बेटा ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे पेपर में लिख करके नहीं आना है कि दोनों पगले होते हैं, ऐसे लिख करके नहीं आना है। ये मैं आपको याद हो जाए इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही मेटल्स पानी के साथ में विगरसली रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन इतनी विगरस होगी कि आग पकड़ लेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी पानी के साथ में विगरसली ही रिएक्ट करेगा, लेकिन हाँ लेस विगरस रिएक्शन होगी। इतनी नहीं कि वो आग ही पकड़ ले, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसा नहीं होगा, आग वाग नहीं पकड़ेगा, लेकिन हाँ रिएक्शन तो तब भी विगरस ही कहलाएगी, ठीक है। वहीं जो मेरे पास 4th मेटल है गोल्ड, उसको भी मैंने बोला कि जा तू भी रिएक्ट कर ही ले।
पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि अरे यार मैंने नहीं करना, मतलब क्या है, जो बाकी मेटल्स हैं वो तो कर ही रहे ना पानी के साथ में रिएक्ट, तो मतलब मैं अगर नहीं भी करूँगा तो क्या है, मुझे नहीं करना, हम रहने दो, मैं अगर नहीं भी करूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा, मैंने नहीं करना। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे काम चलेगा, दूसरा मेटल मैम इसको हटाओ। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो हम आजकल अफोर्ड कर ही सकते, तो चलो सिल्वर की रिएक्शन करवा देते हैं पानी के साथ, तो सिल्वर भी कम नहीं है। वो बोलेगा कि अरे यार वो लोग कर तो रहे हैं, मतलब जो दूसरे मेटल्स हैं वो, मतलब जो दूसरे मेटल्स हैं वो तो कर ही रहे ना, मैं अगर नहीं करूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा, मैंने नहीं करना। इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास इतने सारे जो मेटल्स होते हैं, उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कि जहाँ देखो बिल्कुल तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे, हर किसी के साथ जाकर के विगरसली रिएक्ट कर जाएंगे, लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ हमारे पास होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स और कुछ हमारे पास होते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। ये बोलते हैं कि भैया हमें माफ़ करो, ना हमें पानी के साथ में रिएक्ट करना है, ना ठंडा पानी, ना गर्म पानी, ना स्टीम, ना हमको जो है ऑक्सीजन के साथ में करना है रिएक्शन, हमें माफ़ करो, हमसे ना हो पाएगा। तो कुछ होते हैं हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी। और हमारे पास बेटा कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी आप बोल सकते हो कि मॉडरेट लेवल की होती है, मतलब ना ही वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ना वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो कहीं बीच के होते हैं। इतना समझ में आया? अरे यहाँ तक की पूरी कहानी तुम्हें समझ में आई, पल्ले पड़ गई? अब आगे बढ़े। तो अब आगे की बात सुनो। हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास इतने सारे मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो रिएक्टिविटीज़ हैं वो मॉडरेट लेवल की होती हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आप उन्हें बोल सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं बेटा, आगे की स्टेप सुन लो कि जो हमारे पास इतने सारे मेटल्स हैं उन्हें हम उठा करके एक वर्टिकल सीरीज में अरेंज कर देते हैं। पीछे वाली कहानी समझ में आ गई ना? अब आगे की सुनो। जो हमारे पास इतने सारे मेटल्स हैं उनको हम उठा करके एक वर्टिकल सीरीज में अरेंज कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि इतने सारे जो मेटल्स हैं उनको हम उठा करके क्या करेंगे, एक वर्टिकल सीरीज में अरेंज कर देंगे, बट अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मतलब किस बेसिस पे करेंगे? तो मैं बताती हूँ। हम मेटल्स को अरेंज करेंगे उनकी रिएक्टिविटीज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई रिपीट, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनते जाना। अगर तुम ये पॉइंट समझ गए ना तो फिर तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को समझना बिल्कुल भी कतई मुश्किल नहीं होने वाला है। सुनते जाओ कि हम मेटल्स को उठा करके अरेंज कर देते हैं एक वर्टिकल सीरीज में। किस बेसिस पे करते हैं अरेंजमेंट, कैसे करते हैं अरेंज? तो हम मेटल्स को उठा करके उनकी रिएक्टिविटीज़ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं उस वर्टिकल सीरीज में। यानी कि उस वर्टिकल सीरीज में बेटा सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर वो मेटल होगा जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब उससे ज़्यादा तो कोई रिएक्टिव और हो ही नहीं सकता, लाइक दैट। ठीक है, तो उस वर्टिकल सीरीज में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर, फर्स्ट पोजीशन पर मान लो कि वो मेटल आएगा जो कि हाईली रिएक्टिव होगा। फिर सेकंड पोजीशन पर वो मेटल आएगा जो रिएक्टिव तो होगा लेकिन पहले वाले मेटल से लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। फिर थर्ड पोजीशन पर वो मेटल आएगा जो ऑफ कोर्स रिएक्टिव तो होगा लेकिन ऊपर के दो जो मेटल्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशंस पर, जो मेटल्स आकर के बैठे हुए हैं ना, उनसे लेस रिएक्टिव होगा। तो थर्ड पोजीशन पर वो मेटल आ जाएगा। फिर फोर्थ पोजीशन पर वो मेटल आएगा जो ऊपर के 3 से लेस रिएक्टिव होगा। फिर फिफ्थ पोजीशन पर वो मेटल आएगा जो ऊपर के 4 मेटल से कम रिएक्टिव होगा, और ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और सबसे नीचे उस वर्टिकल सीरीज में सबसे नीचे जो आपके पास मेटल आएगा उसकी रिएक्टिविटी बेटा सबसे कम होगी, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। यानी कि जब आप उस वर्टिकल सीरीज में आप ऊपर से नीचे आओगे ना तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। सबसे नीचे जो मेटल आएगा वो तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा।
और उसी वर्टिकल सीरीज को हम बोल देते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, या कुछ कुछ किताबों में उसको मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने मेटल्स को उठा करके एक वर्टिकल सीरीज में उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के सीक्वेंस में जो अरेंज कर दिया है ना, कि सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो उसी वर्टिकल सीरीज को हम बोलते हैं बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। आप बोलोगे मैम आउट ऑफ सिलेबस है क्या? नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है भाई। ऐसे नहीं बोलना कि मैम ज़्यादा पढ़ा दिया हर बार की तरह। नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि मैम हर बार आपको ज़्यादा ही पढ़ाएं। आई होप मेरी आवाज़ आपको खरखर नहीं आ रही होगी। रुको, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। रुक जाओ, मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, अगले चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, तो ये है बेटा मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है उनकी रिएक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या सीक्वेंस में। सबसे ऊपर पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, फिर उसके नीचे मैग्नीशियम, फिर उसके नीचे एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड। पीबी मतलब लेड। हाइड्रो अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो चीटिंग हो गई हमारे साथ। आपने कहा था कि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, हमने मेटल्स को क्या करना है, अरेंज करना है, लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? क्यों? हाइड्रोजन तो मैम नॉन मेटल है, तो ये कहाँ से आ गया? जैसे वो कन्या भोज में नहीं, कन्याओं के बीच में एक लड़का आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लंगूर बोलते हैं, कि मैम कन्या भोजन में लंगूर कहाँ से आ गया? तो मैम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कुछ बच्चों का दिमाग इसी बात पे खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं सब सही करती हूँ, बताती हूँ मैं तुम्हें, इसका रीज़न बताती हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा हाइड्रोजन को देख करके भी। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। एनीवेज, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और आखिर में प्लेटिनम आता है। ठीक है, तो अब इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ, वरना इतने आसानी से तो तुम लोग याद करोगे नहीं। जब तक मैं 10 बार ना बोलूँ कि बेटा याद कर लो कर लो कर लो, तो तुम लोग इतने आसानी से तो करोगे नहीं। आ जाओ, मैं बताती हूँ तरीका। देखो यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ बेटा। कैटरीना ने कार, चलो मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, कॉमर्स में पहले मिलता है सिल्वर, फिर मिलता है गोल्ड मेटल और आखिरी में मिलता है प्लेटिनम मेटल। सॉरी मेटल नहीं, मेडल। ठीक है ना, कॉमर्स में सबसे पहले मिलता है सिल्वर मेडल, फिर गोल्ड और आखिरी में मिलता है प्लेटिनम। अब ये ट्रिक है, यहाँ से देखो हम रिएक्टिविटी सीरीज निकाल लेंगे। हम भी कम थोड़ी ना, हम बहुत स्मार्ट हैं। कैटरीना के के से आ जाएगा पोटेशियम, ने से आ जाएगा सोडियम, कार के का से आ जाएगा कैल्शियम, मांगी के Mg से बन जाएगा मैग्नीशियम, ऑल्टो के Al से बन जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक तो जिंक है बेटा, आयरन भी आयरन ही है, पब के Pb से बन जाएगा लेड, है के H से बन जाएगा हाइड्रोजन, कॉमर्स से देखो यहाँ पे कॉमर्स के कॉ से बन जाएगा मरकरी, सॉरी कॉपर। ठीक है, कॉमर्स के कॉ से बन जाएगा कॉपर और मर्स से बन जाएगा मरकरी। कॉमर्स के कॉ से बन गया कॉपर, मर्स से बन गया मरकरी। बाकी सिल्वर तो सिल्वर है, गोल्ड है और आखिर में प्लेटिनम। तो याद हो जाएगी।
कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जिंक आयरन के पब हैं, ठीक है। कॉमर्स में मिलता है सबसे पहले सिल्वर मेडल, फिर गोल्ड मेडल और आखिरी में प्लेटिनम मेडल। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है कि तुम्हें ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। और मुझे लगता है कि इस ट्रिक के बाद तो तुम्हारे लिए इसको याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा, तुमसे बन जाएगा। कुछ बच्चों को तो अभी के अभी याद हो ही गई होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम। आप बोलोगे कि मैम ये तो ठीक है, पर इसकी ज़रूरत क्या है? बताती हूँ मैं इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब हम बात करेंगे बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर, और वहाँ पर इसका काम आएगा। इसके बिना आपसे वो टाइप जो है नहीं बनने वाला है, ये तुम मान के चलो। अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और तुमसे मैंने पूछ लिया, तुम्हें नहीं पता पर तुमसे मैंने पूछ लिया कि बेटा अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो बताओ उसमें क्या हो रहा होगा, मतलब दिमाग लगाओ। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने दिमाग लगाया था कि यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब कि कुछ तो कंबाइन हो रहा होगा, किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। ओ हो रिएक्शन में क्या होता है? अरे रिएक्टेंट्स होते हैं ना जो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो 100% एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है या क्या हो रहा होगा? रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे होंगे। रिएक्टेंट्स कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि आपस में कंबाइन ही हो जाएंगे और उनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा? बन जाएगा एक सिंगल इकलौता जायदाद का वारिस यानी कि प्रोडक्ट। वहीं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हमने अंदाजा लगाया था, दिमाग लगाया था, अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? कुछ डीकम्पोज हो रहा होगा, कुछ टूट रहा होगा, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ओ हो हमारे पास क्या होता है एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में? बड़ा सा रिएक्टेंट होता है, बड़ा सा कंपाउंड होता है जो टूटता है एनर्जी देने पर, और जब वो टूटता है तो हमें कुछ 2-3 सिंपलर एंड स्मॉलर न्यू सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अपने दिमाग की जो मतलब क्या बोलेंगे, पूरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। क्या लगता है तुम्हें? तो आप बोलोगे कि मैम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, चलो सिंगल को मारो गोली, इस वर्ड को उड़ा दो तुम तो बस मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। तो तुम बोलोगे कि मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा। सही जा रहे हो, गलत नहीं है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा। मैम डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेस होने का मतलब समझते हो? तुम बैठे हो एक चेयर में, मान लो कि तुम बैठे हुए हो एक चेयर में, मैं आई, मैंने कहा उठो यहाँ से, दफा हो यहाँ से, तो तुम उठ के चल दिए और तुम्हारी ही चेयर पे मैं आकर के बैठ गई, तो तुम क्या हो गए? तुम डिस्प्लेस हो गए। तुम बेटा वो चेयर तुम्हारी थी, तुम्हारे घर की थी जिसपे तुम बैठे हुए थे, तो वो चेयर ओरिजिनली तुम्ही को बिलोंग कर रही थी, वो तुम्हारी ही थी। लेकिन मैं आई, मैंने कहा गेट अप और उठो, जाओ वहां पे, निकल जाओ, बिल्कुल दिख मत जाना, नजरों के सामने आ मत जाना, चले जाओ यहाँ से। और तुम लिटरली उठ करके चले गए। अभी मैं बोलूंगी आकर के, तुम्हारी टीचर बोलेगी आकर के कि जाओ, तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना, बैठे थोड़ी ना रहोगे कि नहीं मैम हम तो नहीं जाएंगे। अरे तुम जाओगे, बिल्कुल जाओगे, और जब तुम जाओगे तुम्हारी जगह पे आकर के मैं बैठ जाऊंगी कि वाह मजे आ गई, मैंने बच्चा भगा दिया। तो तुम क्या हो गए बेटा? अपनी ही चेयर से डिस्प्लेस हो गए। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, एलिमेंट बोल रही हूं बेटा मैं, सिर्फ मेटल्स के ऊपर तुम ये मत समझना कि मैम मेटल्स ही मेटल्स हैं हमारे पास। अरे नॉन मेटल्स भी होते हैं भाई, ठीक है। हाँ, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज मैंने अभी आपको पढ़ाई है, लेकिन मेरी बात, अरे दूसरी बात भी तो सुनो भाई। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में अगर अपने पास मेटल्स हैं तो हमारे पास नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो बात यह है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से मुक्का मार के भगा देता है। तुम्हें तो फिर भी मैंने मुक्का नहीं मारा था, तुम तो शांति से जो है बढ़ लिए आगे, अपना काम तो फिर भी शांति से हो गया। लेकिन देखो बेटा, ये ना दुनिया की क्या बोलेंगे, ये एक दुनिया का सच है, कड़वा सच है
कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर वाले को, या जो कमज़ोर होता है उसको दबा देता है, उसको उसकी पोजीशन से जो है डिस्प्लेस कर देता है। ये दुनिया का कड़वा सच है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। मैं इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट ये सच है, तुम्हें मैं बता रही हूँ। तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, उसी के क्या बोलते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन में से मुक्का मार के भगा देता है कि तू निकल, और उसकी जगह पे खुद आकर के बैठ जाएगा, नया जो है कंपाउंड बना लेगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू बी मोर स्पेसिफिक दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मेरे पास कॉपर सल्फेट है, कंपाउंड है बेटा, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर का ये कंपाउंड, अरे कॉपर तुम्हें दिख रहा है ना इसमें, कॉपर का ये कंपाउंड है, एक्चुअली ये सॉल्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसको पानी में डाल दूंगी तो क्या बन जाएगा? अरे सॉल्ट है ये, कॉपर का कंपाउंड है ये, कॉपर का दिख रहा है इसमें तुम्हें, कॉपर ब्लू कलर का होता है इसके क्रिस्टल्स, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं पानी में डाल दूंगी तो क्या होगा? इसका सोल्यूशन बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का मेरे पास क्या आ चुका है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आ चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी लोहा, बोले तो आयरन, पता है क्या होगा? ये आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि उठो यहाँ से, चेयर से जाओ वहाँ पे, तो तुम चले गए थे और फिर मैं तुम्हारी चेयर पे आकर के बैठ गई थी। बस ये समझ लो कि ये जो आयरन है ये कौन है? ये विभूति मैम है आपकी। और ये कॉपर कौन है? कॉपर तुम हो। तो मैं आई और तुमको बोला कि उठो, वैसे ही आयरन आया और कॉपर सल्फेट में से, ज़रा सोचो, ये जो कंपाउंड है बेटा, ये जो सॉल्ट है, ये किसका है? ये कॉपर का ही है। वो चेयर किसकी थी? तुम्हारी ही थी, लेकिन फिर भी तुमको मैंने उठा दिया ना उस चेयर से। तो वैसे ही ये आयरन आया और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बोलता है कि ए सुनो, निकलो, निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकल जाओ। तो ये बोलता है ठीक है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं निकल जाता हूँ। और लिटरली बेटा ये होगा, ये कॉपर जो है ये निकल जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा घर से बेघर। घर इसी का था, कंपाउंड इसी का था, सॉल्ट इसी का था, लेकिन फिर भी देखो क्या हो गया, चला गया। अब जो जगह खाली हुई है, भाई कॉपर तो गया। भाई कॉपर सल्फेट कैसे बना था? देखो यहाँ पर, देखो कॉपर सल्फेट कैसे बना था। ये कॉपर आयन था, ये सल्फेट आयन था, ये कॉपर आयन था और ये सल्फेट आयन था, दोनों मिल गए तो क्या बन गया था? कॉपर सल्फेट बन गया था। क्या बन गया था? कॉपर सल्फेट बन गया था। तो अब कॉपर तो निकल गया, कॉपर आयन तो निकल गया, अब क्या बचा? सल्फेट आयन बचा। अब सल्फेट आयन रोएगा कि ये क्या हुआ, तो आयरन बोलेगा कि ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना भाई, इसको मैंने हटाया तो क्यों हटाया है? तुमको मैंने चेयर से उठाया था तो क्यों उठाया था? क्योंकि मुझे चेयर पे बैठना था। तो आयरन बोलेगा भाई इसको मैंने भगाया तो क्यों भगाया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंपाउंड बनाना चाहता हूं। तो अब अपने पास आयरन का आयन आ गया, सल्फेट आयन तो वैसे भी अकेला हो ही गया था जीवन में, क्रिस क्रॉस कर दो, +1 -1, ठीक है, माइनस प्लस को गोली मारो, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट, नया कंपाउंड बन जाएगा। बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, कब से पढ़ाती आ रही हूँ मैं, एक ज़माना हो गया पढ़ाते हुए मुझे, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है हमेशा तो बोल रही हूँ ना मैं कि नया कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो देखो बन नहीं गया फेरस सल्फेट, और कॉपर भी देखो बेकार हो गया। पहले तो कॉपर सल्फेट कंपाउंड था वो, अब देखो मेटल अपने पास आ गया। दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कभी कभी अपन, मतलब कभी कभी क्या, अपन जनरली उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करा आयरन ने? कॉपर सल्फेट में से, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? गेट लॉस्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? और खुद उसकी जगह पे आकर के देखो कंपाउंड बना करके बैठ गया सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन के साथ, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया बेघर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा तुम इसको ज़्यादा ये मत समझना कि अरे अरे फेरस सल्फेट, ओहो आयरन, आयरन बड़ा रिएक्टिव है ये तो, है ना, ये कॉपर को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। अरे तुमको मैं बताती हूँ, देखो मैं इसकी भी मजे लगाती हूँ। तुम्हारे पास फेरस सल्फेट सोल्यूशन है बेटा, और उसमें मैंने डाल दिया है जिंक, फेरस सल्फेट। अच्छा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर अभी मैं दिखा भी दूंगी, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स है ना बेटा वो नीले नीले होते हैं। और जब तुम इसमें लोहा डालोगे
तो जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, हल्का पड़ता जाएगा। इनफैक्ट वो जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होने लग जाएगा। आप बोलोगे कि मैम क्यों डिसअपियर हो रहा है? क्योंकि बेटा ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। अब जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर ही निकल करके बाहर जा रहा है, कॉपर ही निकल करके बाहर जा रहा है, तो काहे का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो जो ब्लू कलर है उसका वो डिसअपियर तो होगा ना। इनफैक्ट वहां पर ग्रीन कलर बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट बन रहा है ना, तो अब उसका कलर जो है तुम्हें दिखेगा ग्रीन कलर। तो यहाँ पर कलर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है इट वुड टर्न इनटू अ ग्रीन कलर का सोल्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास ग्रीन कलर का क्या है, फेरस सल्फेट सोल्यूशन है, और इसमें मैंने क्या करा है, जिंक डाल दिया है। अब पता है क्या होगा, अब वही हाल होगा जो आयरन ने किया था कॉपर का। अब जिंक बोलेगा, ए सुनो आयरन, माना कि ये तुम्हारा कंपाउंड है, माना कि तुम्हारा ये सॉल्ट सोल्यूशन है, पर तुम निकलो यहाँ से। आयरन बोलेगा कि अरे ये तो मेरा है ना, मेरा कंपाउंड है, मेरा सॉल्ट सोल्यूशन है, मैं कैसे निकलूँ? कहते हैं कि सुनो मुक्का मार दूंगा मैं, हटो यहाँ से, हटो हटो, पहले फुर्सत में निकलो। ये बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो जिंक बोलेगा रुको, हम तुम्हें बताते हो, रुक जाओ। ये जाकर के बेटा इसको मुक्का मार देगा, ये ले। अब मुक्का खा के तो बेटा अगर तुम नहीं उठते तो मैं तुमको मार देती, तो तुम फिर रोते हुए जाते कि नहीं जाते? तो वैसे ही बेटा ये तो पिट गया, लिटरली पिट गया। और फिर ये रोते हुए क्या होगा, बोलेगा कि मैंने नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ। ये हो गया बेघर, ये अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन में से निकल गया, डिस्प्लेस हो गया। अब सल्फेट बोलेगा हाय मेरी फूटी किस्मत, कभी कॉपर से मेरी बॉन्ड टूट जाती है, कभी आयरन से मेरी बॉन्ड टूट जाती है, अब मैं फिर से जीवन में अकेला हो गया। तो जिंक बोलेगा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिंक आयन जो है सल्फेट आयन के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा कलरलेस सोल्यूशन। किसका? जिंक सल्फेट का। तो कॉपर वो हो गया, फेरस सल्फेट था, उसमें हमने जिंक डाल दिया, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। आप बोलोगे मैम जिंक ने क्यों करा? क्योंकि बेटा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। मैंने क्या बोला, दुनिया का क्या नियम है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर वाले को हटा देता है उसी की पोजीशन से। तो ये जो है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से, कंपाउंड में से मुक्का मार के हटा देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा, और खुद देखो नया कंपाउंड बना के बैठ जाएगा जिंक सल्फेट, और आयरन हो जाएगा बेघर। यहाँ पर भी आपको कलर में चेंज देखने को मिलेगा। इसका होता है डर्टी ग्रीन कलर, ठीक है। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन। जैसे जैसे आयरन इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से, इस सॉल्ट में से जैसे जैसे आयरन डिस्प्लेस होता जाएगा जिंक आयन से, वैसे वैसे कलर जो है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन का वो हल्का पड़ने लग जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा एक टाइम पर आकर के, और कलरलेस ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और इस सोल्यूशन का जो कलर है वो कुछ नहीं होता, वो कलरलेस सोल्यूशन होता है। तो यहाँ भी आपको कलरलेस, मतलब कलर में चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि एक काम करते हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो बना है, ठीक है, मान लो कि अपने पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें मैंने डाल दिया कॉपर। अब क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम एक मिनट रुको, ऊपर की दो रिएक्शंस को हमने देखा कि किस तरीके से आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, किस तरीके से फेरस सल्फेट में से जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। मैम वैसे ही हमारे पास जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, जब उसमें हम कॉपर डालेंगे तो पता है क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा? कॉपर कर देगा जिंक को, वो बोलेगा कि ए जिंक तुम निकलो यहाँ से, ए जिंक तुम निकल जाओ यहाँ से, हम आएंगे तुम्हारी जगह, है ना। जिंक क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तुम्हें ऐसी लगेगा? अरे गलत लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप बोलोगे कि मैम क्यों नहीं होगा? अरे जब फेरस सल्फेट में से, सॉरी, जब कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर सकता है, जब फेरस सल्फेट में से आयरन को जिंक डिस्प्लेस कर सकता है, तो वैसे ही जिंक सल्फेट में से क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? अरे कतई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से। तुम चेयर पे बैठे हुए थे, तुम्हारा छोटा भाई बहन आ गया, बोले चलो उठो यहाँ से, तो तुम बोलोगे तुम जो है कायदे में रहो, मैम ने बोला था इसलिए फिर भी उड़ गए थे, क्योंकि मैम हमसे ज़्यादा ताकतवर है, नंबर काट लेंगी हमारे, ठीक है। लेकिन तुम तो चुप रहो, पिट जाओगे, दफा यहाँ से, आए बड़े हमें हटाने वाले, क्योंकि तुम अपने छोटे भाई बहन से ज़्यादा ताकतवर हो।
तो ज्यादा ताकतवर को कमजोर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन से, कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि हाय मैम क्या किस्मत है हमारी, एक चीज समझ में आती है तो दूसरी चीज गलत हो जाती है। मैम हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? अरे तो रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें किस दिन के लिए याद करवाई है, ये ट्रिक किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए तुम्हें याद करवाई है मैंने क्या बोला था? रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या करते हैं, मेटल्स को उनके रिएक्टिविटीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां पर देखो जरा, आयरन जो है जिंक के नीचे आ रहा है। भाई जो नीचे आएगा ना, एक मेटल जब किसी दूसरे मेटल के नीचे आएगा मतलब वो ऊपर वाले मेटल से लेस रिएक्टिव है। भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही तो हुआ ना कि ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। पढ़ाया ना, समझाया ना मैंने। तो अगर हम, चलो हमने शुरुआत करी थी आयरन एंड कॉपर से, चलो यहाँ देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ है। आयरन कहाँ है, ऊपर है। अरे कॉपर यहाँ है, आयरन ऊपर है। इसका मतलब ये कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आ रहा है आयरन के नीचे, तो जो नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव होगा, वो कमजोर होगा। जो ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव होगा, वो ताकतवर होगा। कि जो मेरे नीचे आएगा मैं उसको उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दूंगा। तो बेटा ये जो आयरन है ना, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। मैंने आपको यही बताया है। सिर्फ कॉपर की अकेले देखो बात नहीं है, तुम जो है आयरन को किसी दूसरे मेटल के उसमें डाल दो। जैसे कि तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसमें डाल दो तुम लोहा। देखो सिल्वर कहाँ आ रहा है, आयरन के नीचे आ रहा है। जो नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव, जो ऊपर आएगा वो ज्यादा ताकतवर। तो आयरन बोलेगा कि अरे सिल्वर तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे नीचे आता है, हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में से आयरन क्या करेगा, सिल्वर को ही मुक्का मार के भगा देगा कि लो तुम्हें ऐसी की तैसी, लो आए पड़े। तुम्हारी क्या मजाल कि तुम हमारे सामने कंपाउंड बना के बैठे हुए हो भैया, तुम हमसे लेस रिएक्टिव हो, तो तुम्हारी क्या मजाल है हमारे सामने कंपाउंड बनाने की। चलो दफा हो यहां से। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आयरन का नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर हो जाएगा घर से बेघर। यहां देखो फेरस सल्फेट में आयरन को कौन डिस्प्लेस करा, जिंक ने डिस्प्लेस किया। देख लो यहाँ पे भैया, जिंक और आयरन की पोजीशन देखो। आयरन आ रहा है जिंक के नीचे, जो नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव, जो ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव। तो जिंक और आयरन में मोर रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर आ रहा है जिंक। लेस रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो जिंक क्या कर सकता है, आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है ना, कर तो दिया। फिर तीसरी रिएक्शन मैंने आपसे बोली कि कॉपर और जिंक सल्फेट की, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तुम खुद देख लो। जिंक का आ रहा है ऊपर, कॉपर का आ रहा है नीचे, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है ना, जो नीचे आएगा वो लेस रिएक्टिव है, जो ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव है। तो जिंक तो ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, मतलब ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। तो बेटा लेस रिएक्टिव कभी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है ना, रिएक्शन नहीं होगी, खत्म बात। अच्छा अब हम बात करते हैं ये हाइड्रोजन की। हाँ हम इस पे अटक गए थे ना कुछ बच्चे कि मैम हाइड्रोजन ऐसे कैसे, मैम मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन कैसे आ गया मैम, व्हाट इज दिस बिहेवियर मैम। मैं बताती हूँ। देखो अपने जो मेटल एटम्स होते हैं बेटा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, मेरी बात सुनो, जो अपने मेटल होते हैं बेटा, मेटल एटम्स जो होते हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना प्रेफर करते हैं। जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन मतलब अभी 9 में पढ़ा होगा। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, 1। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्टेट रूल बोलता है कि भैया आउटर मोस्ट जो तुम्हारा शेल है, सबसे बाहर वाला शेल, वैलेंस शेल जिसको बोलते हैं, उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तो हैं तो बात करो, मतलब तुम स्टेबल हो, तुम्हारे पास क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर तो तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो भैया लेकर के आओ ना, तब तो मिलेगी स्टेबिलिटी। तो ये सोडियम एटम बोलता है कि हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे आउटर मोस्ट शेल में, मेरे वैलेंस शेल में तो 8 की जगह 1 ही इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8 है 1। अब कौन होगा इतना अच्छा जो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स ला करके देगा
ताकि मैं उन्हें रख लूं कहां, अपने वैलेंस शेल में, ताकि मेरा ऑक्टेट हो जाए कंप्लीट, मुझे मिल जाए स्टेबिलिटी। कौन ला करके देगा 7 इलेक्ट्रॉन्स? तो मैं उसको बोलूंगी कि इस सुनो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, तुम्हें कोई आकर के 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, तुम्हें जो करना है अपने में ही करो। तो फिर सोडियम अपना दिमाग लगाता है कि यार मैं काम करता हूं, इस इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी स्टेबिलिटी जा रही है, तो मैं काम करता हूं, इसी को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देता हूं। तो एग्जैक्टली सोडियम यही करेगा बेटा, और अपने इस इकलौते वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल करके फेंक देगा कि जा, निकल जा यहां से, दफा हो जा मेरी जिंदगी से, मतलब मेरे एटम से बाहर निकल जा। आप बोलोगे कि मैम इससे क्या होगा? इससे ये होगा बेटा कि अब सोडियम एटम का आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा ये वाला, ये के शेल होता है, ये एल होता है, ये एम होता है। एम शेल आउटर मोस्ट शेल था इसका, वैलेंस शेल था, उसमें इकलौता इलेक्ट्रॉन था, उसी को उसने एटम में से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद अब कौन सा आउटर मोस्ट शेल बना इसका? एल शेल बना, और इसमें तो देखो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब सोडियम एटम बोलता है कि क्यों ऑक्टेट रूल, अब क्या बोलोगे? अब तो मिलेगी स्टेबिलिटी। ऑक्टेट रूल बोलता है कि यस ब्रो, यस ऑफ कोर्स, अब तुम्हें मिल जाएगी स्टेबिलिटी। अब तुम बधाई हो, तुम बन गए हो स्टेबल तो बन गए हो, लेकिन अब तुम एटम नहीं रहे। अब तुम क्या बन गए हो भैया? कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो फिर वो एटम नहीं, फिर वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैटायन। ठीक है, तो जो अपने मेटल एटम्स होते हैं वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और जब वो लूज करता है कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन, कैटायन बन जाता है। मैं तुम्हें एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दूं, एटॉमिक नंबर कितना है? 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल? 8 है। कितने? 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कौन ला करके देगा इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स? कोई ला करके नहीं देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इन तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम का एटम भी क्या करेगा? इन तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम का ये जो एटम है ना, ये निकाल करके फेंक देगा कि निकल जाओ। अब फिर क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? ये वाला, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑलरेडी 8। तो मिल जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स। लेकिन अब ये क्या बन जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। आप बोलोगे कि मैम ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि तुम्हें याद करवाना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या कर रहा है। भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम्हें मेटल्स का नेचर समझ में आ गया ना, कि मेटल एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम में ले दे करके उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उस एक इलेक्ट्रॉन को भी ये लूज करके क्या करता है? H पॉजिटिव आयन बना लेता है, कैटायन बना लेता है। तो जिस तरीके से मेटल एटम्स क्या करते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, ठीक वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो भी क्या करता है? पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटायन बनाता है। और क्योंकि ये आप बोल सकते हो कि जो बिहेवियर है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेटल एटम्स और हाइड्रोजन एटम की सेम है, मैचिंग है, इस वजह से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? हाइड्रोजन को भी ऐड कर लिया जाता है कि लो। ठीक है, आगे बढ़े। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, और जिंक की रिएक्शन हो रही है। क्या तुम बता सकते हो क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, जितना भी दिमाग है तुम्हारे पास पूरा लगा दो, पूरा लगा दो। मेटल की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ। एसिड में देख लो कौन है? हाइड्रोजन दिख रहा है और सल्फेट आयन दिख रहा होगा, है? तो जरा बताओ क्या होगा? दिमाग लगाओ। आप बोलोगे कि मैम रिएक्शंस हमें समझ में नहीं आती। अरे जब रिएक्शंस का तुम बेसिस समझोगे तब तो तुम्हें प्रोडक्ट्स बनाने आएंगे ना। बताओ क्या बन सकता है यहां पर? तो आप बोलोगे कि मैम जिंक है, मेटल है और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है। मैम नहीं पता। अरे अभी तुमको मैंने क्या समझाया है कि जो मोर रिएक्टिव होता है
वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है कि नहीं करता, उसी के सॉल्ट से, उसी के कंपाउंड से। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ना मुन्ना, जिंक आ रहा है कहाँ, हाइड्रोजन के ऊपर। जिंक आ रहा है ऊपर, हाइड्रोजन आ रहा है नीचे। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन भाई जो नीचे आता है वो कमजोर है, वो ऊपर, जो ऊपर आता है वो क्या है, वो पावरफुल है, वो ताकतवर है। तो जिंक आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन से, जिंक जो है बेटा हाइड्रोजन से ताकतवर है। तो वो क्या कर सकता है, उसी को उसके सोल्यूशन में से, कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक बोलेगा अरे सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन, तुम तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे नीचे, तो तुम्हारी क्या मजाल कि हमारे सामने कंपाउंड बना के बैठे हो, चलो दफा यहां से। तो बेटा ये उठ के निकल जाएगा कि मुझे मारा, मुझे मारा, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, व्हाटएवर। तो अब ये सल्फेट बोलेगा कि अरे यार मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है किसी के साथ बॉन्डिंग, जो भी आता है उसको कोई ना कोई डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जिंक बोलेगा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मैं हूं ना। तो जिंक आयन सल्फेट आयन कंबाइन हो जाएंगे बेटा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो जब मेटल की रिएक्शन हुई एसिड के साथ, हाइड्रोजन को कर दिया गया डिस्प्लेस, हाइड्रोजन गैस निकल गई और क्या बन गया आपके पास, नया कंपाउंड जिंक सल्फेट। एक और एग्जांपल देख लो, HCl की रिएक्शन हो रही है मैग्नीशियम के साथ, बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। यहाँ पर भी वही होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम आता है, देखो कहाँ ऊपर, हाइड्रोजन आता है नीचे, तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा उसी के कंपाउंड में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एक और रिएक्शन, कॉपर की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, बताओ क्या बनेगा। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर मैग्नीशियम ने देखो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया था, गैस निकल गई थी हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया था, ऊपर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो मैम यहाँ पर भी कॉपर क्या होगा, HCl में से हाइड्रोजन को कर देगा डिस्प्लेस, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, है ना मैम। नहीं, जो ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिएक्टिव है, जो नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को ही कर सकता है डिस्प्लेस। तुम खुद देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। जो नीचे है वो कमजोर है बेटा, जो ऊपर है वो ताकतवर है। यानी कि हाइड्रोजन एंड कॉपर वाले केस में कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो उसको जो है ना बोलेगा कि ए सुनो उठो, तो हाइड्रोजन बोलेगा मारूंगा मैं, मुझे मत आके डिस्प्लेस करना। ऊपर तो हो गया मैं मैग्नीशियम, तो तुमसे नहीं होऊंगा मैं। हाँ आए बड़े, पोजीशन देख लो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर आकर के बात करना, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होती है बेटा, दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, different metals possess different reactivity. Some metals are highly reactive whereas some other metals are less reactive. Based on their reactivities हम क्या करते हैं, reactivity series बना लेते हैं। What is reactivity series? This arrangement of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity from top to bottom is called reactivity series. Potassium जो सबसे ऊपर आ रहा है वो most reactive है और जो platinum है जो सबसे नीचे आ रहा है वो least reactive है। Thus any metal can displace the metal lying below it from its solution. It is important to note that hydrogen जो कि एक नॉन मेटल है is included in this series, क्योंकि वो क्या करता है, मेटल एटम्स की तरह पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायंस बनाता है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जिंक डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड और HCl में से। ठीक है, अब वैसे ही बेटा क्या होगा, जैसे अपन ने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, नॉन मेटल्स में भी बेटा ऐसे ही होता है कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसी के सॉल्ट से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। आप बोलोगे मैम इनकी भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, हाँ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं है। देखो इतनी सी है, आपको बस जो अपने हेलोजेंस हैं बस उनका सीक्वेंस जो है ना, उनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस आपको याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा इनको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। बस
इनकी जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है वो याद कर लो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे भी कम होता है ब्रोमीन, और सबसे कम होता है आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन क्या कर सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड में से, क्लोरीन और फ्लोरीन को नहीं कर सकता, और आयोडीन किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हमेशा, बल्कि खुद क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ सीधे। यहाँ देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड है, रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जा करके ब्रोमीन को उसी के कंपाउंड में से मुक्का मार के भगा देगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा बेघर, और खुद जो है क्लोरीन पोटेशियम के साथ में कंपाउंड बना के बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो, पोटेशियम क्लोराइड। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड है, क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, मोर रिएक्टिव है, क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, आयोडीन हो गया डिस्प्लेस, और खुद यहाँ पर बैठ करके क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ऊपर देखो क्या हो रहा है बेटा, ये बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मतलब ऑलरेडी दी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। अगर ये रिएक्शन ना हो ना, इसको अपन बेसिकली बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, अगर ये ना हो तो जो तुम्हारे जितने भी लोहे के टूटे फूटे जो चीज़ें होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ा ना जा सकेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर ना हो ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फेरिक ऑक्साइड है, मतलब कि आयरन का कंपाउंड है, रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम के साथ। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आता है ऊपर, वो क्या करेगा, फेरिक ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन हो जाएगा देखो बेघर, और यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर जो लोहा मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोहा मिल रहा है बेटा, ये मिलता है पिघल करके। इस रिएक्शन में इतनी हीट इवॉल्व होती है कि जो लोहा मिलता है वो पिघल के मिलता है, और उसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल हम करते हैं लोहे के टूटे फूटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए। इसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे जब अपन बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पर। ठीक है, ये देखो, कॉपर की रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट से, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर हो जाएगा बेघर। ये देखो, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिंक डाल दिया है तो कलरलेस हो गया सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट, और ये देखो जिंक की प्लेट के ऊपर पूरा कॉपर आकर के डिपॉजिट हो रहा है। ये देखो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लोहा डाल दिया, लोहे की कील डाल दी, फेरस सल्फेट बन जाएगा, तो देखो कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है ना, और आयरन नेल के ऊपर पूरा ब्राउन ब्राउन आकर के कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा कि लोहे, ये सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में कि लोहे की कील के ऊपर आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो लोहे की कील के ऊपर आपको बेटा कॉपर डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा, ब्राउन डिपॉजिशन आपको वहां पर कॉपर की देखने को मिलेगी ऑन द आयरन नेल। ठीक है, अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के ऊपर। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हम बात कर रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, कि एक चीज क्या हो रही थी, एक आयन क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। अब डबल में क्या होगा, दो दो आयन डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब दो आयन डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है कि तुम बैठे हो अपनी चेयर पे, मैं बैठी हूं अपनी चेयर पे, मैंने कहा ए सुनो उठो अपनी चेयर से, तुम उठ गए, और मैं तुम्हारी चेयर पे जाकर के बैठ गई। तुमने देखा कि मैम अपनी चेयर से उठ करके मेरी चेयर पे आकर के बैठ गई है, मतलब मैम की चेयर खाली हो गई है, तो तुमने मौके का फायदा उठाया और तुम जाकर के मेरी चेयर पे बैठ गए, तो ये हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि मैं डिस्प्लेस हुई, मतलब तुम्हें मैंने डिस्प्लेस किया, बदले में तुमने भी तो मुझे डिस्प्लेस कर दिया, तुम भी तो मेरी चेयर पे आकर के बैठ गए। सो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो एक अक्षय कुमार की मीम नहीं चलती इंस्टाग्राम पे, एक दिन में पैसा डबल वाली, यहां पर भी वही खेल है कि अपने पास दो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके जो आयन्स हैं अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। सीधे एग्जांपल देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। यहां देखो, आपके पास बेरियम क्लोराइड है बेटा, आयनिक कंपाउंड है, उसका एक्वस सोल्यूशन हमने लिया है, मतलब कि पानी में डाल दिया है। फिर हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये आपकी एनसीईआरटी की है बेटा, दोनों रिएक्शंस याद करनी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, उसका अपन ने एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है। सोडियम सल्फेट अनदर आयनिक कंपाउंड है, इसका भी हमने एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, दोनों को हमने मिला दिया। तो अब पता है देखो ना क्या होगा, ये जो सोडियम आयन आपको दिख रहा है ये बोलेगा बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम आयन है, बेरियम क्लोराइड में बेटा जो बेरियम आयन है उससे जाकर के बोलेगा कि ए सुनो उठो, उड़ यहाँ से, उड़, हट 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 हट, तो बेरियम यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, क्या बना लेगा, क्लोराइड आयन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड।
अब बेरियम ये देखेगा कि भैया सोडियम सल्फेट में से जो सोडियम आयन है वो उठ करके मेरी जगह पे आ गया, मतलब उसकी जगह तो खाली हो गई है, तो क्यों ना मैं उसकी जगह पे जाकर के बैठ जाऊं, यानी कि यहाँ से जो बेरियम आयन निकला था, उठा था, वो सल्फेट आयन के साथ जाकर के बैठ जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन वहां से हट जाएगा, तो उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा बेरियम आयन, और सल्फेट आयन के साथ क्या बना लेगा मिलकर के, बेरियम सल्फेट। आई बात समझ में? तो ये हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर इसने इसको डिस्प्लेस किया तो बदले में इसने भी तो इसको डिस्प्लेस कर ही दिया ना, कि अच्छा बेटा तुम हमारी जगह पे आकर के बैठे हो, हम भी तुम्हारी जगह पे आके बैठ जाएंगे, लो। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बेरियम आयन एंड सोडियम आयन, ये दोनों आयन एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। सोडियम आ जाएगा बेरियम की जगह पे, बेरियम आयन आ जाएगा सोडियम आयन की जगह पे, तो क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये दोनों बेटा रिएक्शंस आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये हो गई। अच्छा हाँ, एक और चीज यहां पर ध्यान रख लो, ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है बेटा, बेरियम सल्फेट जो बन रहा है ये होगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। आप बोलोगे मैम ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? बेटा प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने के लिए रेडी नहीं रहता। जैसे कि यहां पर हमने बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, देखो ब्रैकेट के बगल में, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, AQ 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 मतलब एक्वस सोल्यूशन। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड था, उसको पानी में डाल दिया, क्या बन गया उसका एक्वस सोल्यूशन। सोडियम सल्फेट था, उसको हमने डाल दिया पानी में, क्या बन गया उसका एक्वस सोल्यूशन। दोनों को हमने मिला दिया। अब जब मिलाया तो आयंस की पोजीशंस इंटरचेंज हुई और दो नए सब्सटेंसेस बन गए। ये जो सोडियम क्लोराइड है बेटा ये तो अपना नमक है, नमक तो पानी में घुलता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्वस। एक्वस मतलब क्या, कि जो आपने इन दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया था, मिलाने पर जो दो नए सब्सटेंसेस बने हैं उनमें से जो सोडियम क्लोराइड है बेटा, ये सोडियम क्लोराइड, ये NaCl उस सॉल्यूशन में घुला पड़ा है, डिसॉल्व्ड है, तभी वहां पर क्या बना है उसका एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन ये जो है ये घुलने को रेडी नहीं है सॉल्यूशन में। भाई सॉल्यूशन में तो पानी है ना, भाई आपने क्या करा है, इन दोनों को उठा करके पानी में डाल दिया, इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, फिर आपने दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो मिक्सचर है उसमें पानी है ना, उस पानी में NaCl घुला हुआ है, तो वहां पर क्या बन गया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन ये जो बना है बेरियम सल्फेट, ये घुलने को रेडी नहीं है। ये देखो ये ऐसा व्हाइट कलर का जो है प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये बेसिकली व्हाइट कलर का कंपाउंड ही होता है, और ये बोलेगा कि जो सॉल्यूशन में पानी है मैं उसमें नहीं घुलूंगा, मैं डिसॉल्व नहीं होऊंगा, मैं अलग हो जाऊंगा। तो जहां ये व्हाइट सब्सटेंस अलग हुआ, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, क्योंकि पानी में घुल नहीं रहा है। तो बेरियम सल्फेट का पूछा जाता है कलर क्या होता है, तो बोला ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। एक और रिएक्शन देखो, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन हो रही है। पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो पता है क्या होगा, देखो ये जो पोटेशियम है ये बोलेगा लेड नाइट्रेट में से लेड को बोलेगा ए सुनो निकलो, अरे निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। तो लेड बोलेगा सच में, मैं तुम्हें देखो यहां बताती हूँ, रुको इधर आओ। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, देखो ये बनते कैसे हैं, पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन से। ये बना है लेड आयन और नाइट्रेट आयन से, ठीक है। खोल दिया मैंने कि लेड आयन ऐसे दिखता है, नाइट्रेट आयन ऐसे दिखता है, आयोडाइड आयन ऐसे दिखता है, पोटेशियम आयन ऐसे दिखता है। तो पोटेशियम आयोडाइड में जो पोटेशियम आयन है ये बोलेगा लेड नाइट्रेट के लेड आयन को कि ए सुनो निकल जाओ निकल जाओ। तो ये बोलेगा ठीक है निकल जाते हैं। तो बेटा ये उठ के जो है यहां से निकल जाएगा, ये उठ के यहां से निकल जाएगा, और ये जो पोटेशियम आयन है ये लेड आयन की जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। भैया अगर मैं तुमको अगर हटा रही हूँ तुम्हारी चेयर से, तो मैं क्यों हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चेयर पे आकर के बैठना है। तो अगर पोटेशियम लेड आयन को हटा रहा है तो क्यों, क्योंकि उसको लेड आयन की जगह पे जाकर के बैठना है। तो अब जो लेड आयन है बेटा, जो लेड आयन है, ये जो लेड आयन है ये तो निकल गया। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन आ जाएगा। तो पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। पहले लेड नाइट्रेट था, उसमें से लेड आयन निकल गया, पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा।
अब जैसे ही लेड आयन देखेगा कि ओ मुझे तो हटा दिया और मेरी जगह पे आकर के बैठ भी गया पोटेशियम आयन, तो जो उसकी जगह है वो तो हो गई ना खाली, तो क्यों ना मैं उसी खाली जगह पे जाकर के बैठ जाऊं। तो पहले पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम आयन था जो उठ करके कहाँ आ गया, लेड आयन की जगह पे आ गया, क्या बना लिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया। तो अब जो इसकी जगह खाली हुई है बेटा वहां पे आकर के बैठ जाएगा कौन, ये लेड आयन। तो लेड आयन आ गया और वो क्या करेगा, आयोडाइड आयन के साथ जुड़ जाएगा। लेड आयन आ गया, यहां पर क्या है, आयोडाइड आयन है ना भाई। आयोडाइड के साथ पहले, इस आयन के साथ पहले पोटेशियम आयन था, अब वो तो निकल लिया, नाइट्रेट के साथ पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, इसकी जगह खाली हो गई। अब इसी खाली जगह पे आकर के बैठ जाएगा लेड आयन। तो लेड आयन और आयोडाइड आयन मिल करके क्या बना लेंगे बेटा, ये बना लेंगे लेड आयोडाइड। अनदर कंपाउंड है लेड आयोडाइड, ठीक है। तो इसका भी अपने पास एक्वस सोल्यूशन था, इसका भी अपने पास एक्वस सोल्यूशन था, कलरलेस होते हैं, दोनों को मिला दिया तो क्या मिला हमें, ये दो नए सब्सटेंसेस मिल गए बेटा। ये तो एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब जो पोटेशियम नाइट्रेट बना है ना, जो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर बना है, ये जो सोल्यूशन में जो पानी है उसमें जाके घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन ये जो बना है लेड आयोडाइड, ये बोलता है कि मैं नहीं, जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन में ये बेरियम सल्फेट नहीं बोला था कि नहीं मैं तो नहीं घुलूंगा, वैसे ही ये लेड आयोडाइड बोलता है कि भैया मैंने जो है ना इस मिक्सचर में जो पानी है उसमें मुझे डिसॉल्व नहीं होना। तो ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है रिएक्शन मिक्सचर में। भाई जो पानी में ना घुले वो प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन था, लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन था, दोनों को मिला दिया, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। जब मिलाया तो दो नए कंपाउंड्स बन गए। ये तो पानी में घुल गया था, जो रिएक्शन मिक्सचर में पानी था ना उसमें घुल गया था ये, तो इसका तो एक्वस सोल्यूशन बन गया था। लेकिन ये जो बना है लेड आयोडाइड, ये घुलने को रेडी नहीं था। ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये बोलेगा कि भैया मुझे नहीं घुलना पानी में, क्या जबरदस्ती है, मैं नहीं घुलूंगा। तो बेटा ये येलो प्रेसिपिटेट बना करके अलग हो जाता है। अलग मतलब टेस्ट ट्यूब के बाहर नहीं निकल आएगा, ऑब्वियसली अंदर ही रहेगा, लेकिन हाँ घुलेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन के लिए बेटा बस इतना ही। आज अपन ने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे प्रोबेबली रेडॉक्स रिएक्शन, समझा दूं। चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू सून। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। ओके बाय, सी यू सून।